नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। हरियाणा विधानसभा सत्र का आज से आगाज हो चुका है। विधानसभा सत्र को लेकर के बीएसी की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि सेशन की अवधि 2 दिन तक ही रहेगी और सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही अंतिम दिन होने के चलते लंबी रहेगी। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मैंने 3 दिन की कार्यवाही की मांग की थी, लेकिन विपक्ष की बात नहीं सुनी गई। सत्ता पक्ष का बहुमत है, इसलिए सदन की अवधि 2 दिन ही की गई। हुड्डा ने कहा हमारे काम रोको प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया गया। कृषि कानूनों पर प्राइवेट मेंबर बिल भी नहीं स्वीकार किए गए। कृषि कानून किसानों के अहित में है, सरकार चर्चा से भाग रही है। कृषि बिल रद्द करने को लेकर के भारतीय किसान यूनियन ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में गांव रायपुर रोडान में अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। जाम को देखते हुए पुलिस ने नेशनल हाईवे पर रूट्स को डाइवर्ट किया। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, अंबाला में किसान चक्का जाम करेंगे। एसपी ने कहा कि कुरुक्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है। सभी पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कोशिश रहेगी कि लोगों को कोई परेशानी ना हो। हरियाणा विधानसभा सत्र की कार्रवाई चल रही है, चलिए आपको भी दिखाते हैं। आपसे आप अपने इसके रेजोल्यूशन के ऊपर बोलिए, हाँ, इसके अलावा नहीं, प्लीज। उस पर भी बोलूंगा। आपने ये कहा था, ये कॉल अटेंशन मोशन के ऊपर बोलिए अगर आपने बोलना है। ये किस चीज पे बोल रहे थे? जो मेरे से पहले बोल रहे थे, ये जो मेरे से पहले बोल रहे थे, हाँ। ये किन चीजों पे बोल रहे थे? इनके पास कॉलिंग अटेंशन दे रखी थी इन्होंने। नहीं नहीं नहीं, तो क्या होगा? तो ये कौन सा तरीका है? ये डिस्कशन आप मेरे को पाबंद करते हो, मैं इस पे बोलूंगा? हाँ जी, आप मुझे पाबंद करते हो कि मैं कॉलिंग अटेंशन पे बोलूंगा। हाँ। जो बाकी लोग अभी चर्चा कर रहे थे, नहीं, कॉल अटेंशन के ऊपर नहीं ले सकता। कॉल अटेंशन के ऊपर ही चर्चा होगी। कौन सा तरीका है? कॉल अटेंशन के ऊपर चर्चा आप मुझे पाबंद कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल। ये मर्जी है जो बोले, मर्जी है जो समय खराब कॉल अटेंशन के ऊपर चर्चा होगी। कोई संज्ञान नहीं आपका। नहीं, कॉल अटेंशन के ऊपर चर्चा होगी। आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए, वरना मत बोलिए। उससे पहले आपकी चिट्ठी है एक। हाँ जी, ये आपकी दी हुई चिट्ठी है। क्या मुख्य सचिव के नाम लिख करके भेजी आपने क्या? कि कम से कम मेंबर के पास 5 दिन पहले बिल आना चाहिए। मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। उसके आपकी आपके ऑफिस की चिट्ठी है। आपने वो 5 दिन पहले बिल क्यों नहीं दिया? इसका हमने लिखा आज क्या? दिया? आपने पढ़ा क्या है? ये हाउस चलाने का तरीका है कि आप जब मर्जी ले बिल ला करके हमारे सामने रख दोगे, लो पढ़ लो। इसको आपने पढ़ा नहीं है। हम उसी दिन कैसे चर्चा कर लेंगे? जो वो सरकारी आपकी खुद की लिखी हुई चिट्ठियां, इनका क्या होगा? तो इसको पढ़ लो ठीक पहले तरह। वो बैठे, उन्होंने भी लिखी थी। इसको ठीक तरह पढ़ो। क्या हुआ? क्या लिखा हुआ है? नहीं, जो चिट्ठियां तुम लिखते हो तुम्हारे ऑफिस से, आप पढ़ो तो सही। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। हमने ये कहा कि सरकार की तरफ से जो बिल आने हैं वो 5 दिन पहले आ जाने चाहिए। हाँ, तो ले आओ फिर 5 दिन पहले। हाँ जी, वो हमारे पास विधानसभा के अंदर आने चाहिए। आज क्यों ले आए हो फिर? हाँ जी, आज किस लिए दे रहे हो बिल में? तो जब ये विधानसभा लगेगी तभी आएगा। आज तो 5 दिन पहले लेने चाहिए थे। तो 5 दिन तो हमारे पास विधानसभा के पास आएगा, सेक्रेटरीट के पास आएगा। चिट्ठियां लिखते हो इतनी बड़ी बड़ी, चिट्ठियां इतनी बड़ी बड़ी लिखते हो विधानसभा के अंदर। अपनी बात को कह के अपनी बात पे मुंह करते हो। विधानसभा के अंदर 5 दिन पहले आएगा। आप वहां बैठते थे तो भी सारा दिन खड़े रहते थे। आप वहां बैठते थे तो भी सारे टाइम खड़े रहते थे। यहाँ भी सारा टाइम खड़े रहते हो। आप देखिए, सारा दिन खड़ा मैं रहना आपसे बार-बार कह रहा हूँ काम है विधायकों की बात को सुनना। आपने इसके ऊपर बोलना है कि नहीं बोलना? मैं उसी जगह आप इस पर बोलना चाहते कि नहीं चाहते? हर बात के अंदर अपनी अड़ंगा अड़ाना है। स्पीकर सर, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अति लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। प्रदेश के 32 शहरों में 30,000 से ज्यादा गलत रजिस्ट्री होने की खबर आ रही है। अकेले गुरुग्राम जिले में 1199 रजिस्ट्री हुई है, जिनमें अवैध कॉलोनियां तथा कृषि भूमि को जो कंट्रोल्ड एरिया धारा 7(a) के तहत आती है, बगैर एनओसी लिए अवैध रूप से रजिस्ट्रियां 24 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक के समय में हुई है। यह एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए का अवैध लेन देन हुआ है। और ये भी खुले आरोप लगे हैं कि अवैध लेन देन में पैसा
ऊपर तक गया है। इस गंभीर समस्या को लेकर के आम जनता में सरकार के प्रति गहरा रोष और आक्रोश व्याप्त है। अतः सरकार इस सदन में अपना व्यक्तित्व दे। मंत्री जी। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने ये आरोप लगाए हैं कि 32 शहरों में 30,000 रजिस्ट्रियां जरा आवाज आप। लॉकडाउन के तहत दौरान हुई। मैं आपके और हाउस के संज्ञान में लाना चाहता हूं, क्योंकि लॉकडाउन में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बंद था। अप्रैल महीने में जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को खोला गया, 1260 टोटल डीड्स रजिस्टर हुई और मई के अंदर 27,813 डीड रजिस्टर हुई। और हमारे संविधान का 44th अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट बनाता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी रजिस्ट्री करवाने आता है और उसके ऊपर अगर अर्बन टाउन प्लानिंग की या फिर हमारे HSVP या अर्बन लोकल बॉडीज़ की कोई भी रोक टोक नहीं है तो रजिस्ट्रेशन उसका अधिकार है। मैं माननीय सदस्य के संज्ञान में जरूर एक चीज़ लाना चाहूँगा कि जो रजिस्ट्रियाँ हैं वो केवल मात्र इमूवेबल एसेट और ज़मीन की नहीं है। आज के दिन डीड्स अगर रजिस्ट्री होती है तो एग्रीमेंट्स भी है, एग्रीमेंट टू ट्रांसफ़र भी है, असाइनमेंट ऑफ राइट्स भी हैं और फाइनेंशियल एसेट नॉट लायबल टू SDUF, अपार्टमेंट्स की रजिस्ट्री भी है, अवार्ड्स की रजिस्ट्री भी है, कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स भी है, कैंसलेशन ऑफ मॉर्टगेज भी है, कैंसलेशन ऑफ विल भी है, सर्टिफिकेट ऑफ सेल भी है, कन्वेंस डीड भी है, डिक्लेरेशन भी है, डिग्री भी है, एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी भी है, गिफ्ट भी है, लीज भी है, मॉर्टगेज भी है, पार्टीशन भी है, पार्टनरशिप भी है, प्रॉपर्टी ऑफ पावर ऑफ अटर्नी भी है, रिकन्वेंस भी है, रिलीज ऑफ लैंड भी है, रीमॉर्टगेज भी है, सेल भी है, सेटलमेंट भी है, सरेंडर ऑफ लीज भी है, तर्तिमा भी है, ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये 26 तो केवल मात्र अगर मैं बात करूं तो एक महीने के अंदर अलग अलग प्रकार की डीड्स रजिस्टर हुई है प्रदेश के अंदर, और इससे भी अलग अलग तरह की रजिस्ट्रियां हुई। जिस तरह की बात माननीय सदस्य ने करी कि बहुत बड़े लेवल पर सरकार को कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ। एक एक रजिस्ट्रेशन डीड को वेरीफाई किया गया है, पूरी स्टैंप ड्यूटी उसके ऊपर सरकार के खजाने में आई है। बिल्कुल इसके अंदर कई सब रजिस्ट्रार्स और रजिस्ट्रार्स से पिछली बार भी सदन में जब मैं खड़ा हुआ था, मैंने सदन के संज्ञान में लाने का काम किया था कि एक सब रजिस्ट्रार जो सोना में था और 5 जॉइंट सब रजिस्ट्रार गुड़गांव जिले के हमने सस्पेंड भी करे थे, उनके खिलाफ FIR भी करी थी और 1 महीने के अंदर अंदर उनके खिलाफ हमने चार्ज फ्रेम करे थे। उसके बाद उस प्रोसेस को हमने और आगे ले जाने का काम किया और 2 सब रजिस्ट्रार्स को हमने पीछे और सस्पेंड किया है और उनके खिलाफ भी हमने FIR करने के आदेश दे दिए हैं। और केवल मात्र ये लॉकडाउन और उस पीरियड की बात नहीं है, क्योंकि 7A के अंदर अमेंडमेंट 2017 के अंदर आया था। हमने तमाम कमिश्नर्स को ये पत्र के माध्यम से लिखकर भेजा है कि 2017 से लेकर अब तक कितनी ऐसी रजिस्ट्रीज़ हैं जो 7A कंट्रोल्ड एरिया में है, और ये केवल मात्र 32 अर्बन लोकल बॉडीज़ तक सीमित नहीं। बहुत से ऐसे गांव हैं जो अर्बन लोकल बॉडीज़ एरिया से बाहर है जिनके अंदर 7A लागू होता है। उधर अगर कोई भी एग्रीकल्चर लैंड लेस देन 1200 स्क्वायर यार्ड थी, अगर उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है बिना NOC के, जो कि इस रूल के तहत टाउन प्लानिंग के अंदर प्रतिबंधित था, उन सब की रिपोर्ट हम मंगा के उनकी भी हम जांच करें। स्पीकर सर। श्रीमती किरण चौधरी जी। स्पीकर सर, मैं पहले मेरा इसमें सप्लीमेंट्री आपका प्रस्ताव का जवाब उनका आ गया है। सप्लीमेंट्री तो पूछ सकता हूं मैं, जवाब आया है, जवाब आया है, जवाब का सप्लीमेंट्री नहीं पूछूंगा। हाँ पूछिए पूछ हैं? नहीं, आदि नहीं है। प्रस्ताव तो सेम ही है, अरे आपका उसके साथ क्लब किया तो हमने। फिर जवाब भी सबका इकट्ठा ही दे देना चाहिए। हाँ जी, फिर जवाब भी आपको ये कहना चाहिए था, भी इकट्ठा ही सबका जवाब आ जाता, सब पूछ लेते। फिर आप बताइए इस आप ये बताओ कि मैं मेरा सप्लीमेंट्री पूछूं या पहले ये सब अपनी तरफ से पूछ लें? जो उन्होंने जवाब दिया है। मैं पहले सप्लीमेंट्री पूछूंगा। हाँ पूछिए पूछिए। फिर ये जो जितने मेरे साथ क्लब हुए हैं, हाँ ये सब अपना सप्लीमेंट्री पूछेंगे। ठीक।
ठीक है। कायदा यही है, एक्सपीरियंस चाहिए ना हाउस चलाने के लिए। स्पीकर सर। हाँ जी हाँ, सप्लीमेंट्री स्पीकर आपको सर। 5 लोगों को अलाउ होगी। 5 जो सदस्य हैं उनको सप्लीमेंट्री अलाउ होगी। अरे किरण जी, नहीं, पहले आप अपने अलग अलग सप्लीमेंट्री पूछना, आपने सबने पूछने हैं जो 5 क्लब किए हैं। ये मंत्री का जवाब पहले से आया हुआ है, आज जवाब देने की जरूरत नहीं थी। आज पता नहीं कहां से कोई नए कागज कलेक्ट करके लेकर के आए हैं। क्या? समझ से बाहर की बात है। तो आवाज नहीं सुनती। लिखित में आंसर आया हुआ है और उसमें लिखा है साफ साफ, पैरा नंबर 1 जो इसका आप पढ़ करके देखो, उसमें स्वयं सरकार ने ये बात स्वीकार करी है। इसमें लिखा हुआ है, आप सुनो अच्छी तरह से। श्रीमान जी, अंचल संपत्तियों का कोई अवैध पंजीकरण नहीं किया गया। आगे लिखा है, लेकिन कुछ सब रजिस्ट्रार एवं संयुक्त सब रजिस्ट्रार ने हरियाणा विकास और विनियमन अक्षत्र संशोधन अधिनियम 217 की धारा 7A के प्रावधान की अनुपालना नहीं की। खुद ने कहा कि इसकी अनुपालना नहीं करी हमने। पहले तो कहते हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं है और फिर कहते हैं कि हमने इसकी अनुपालना भी नहीं करी। अगला सुनो आप। पंजीकरण के बाद दिनांक 24/4/2020 से 30/6/2020 की अवधि के दौरान अंचल संपत्ति हस्तांतरण संबंधित दस्तावेजों के पंजीकरण से सरकार को राजस्व का कोई नुकसान नहीं हुआ। अब कहते हो राजस्व का नुकसान नहीं हुआ और दूसरी तरफ सभी मानते हो कि गलत हुआ है। उसके बाद मुख्यमंत्री नहीं है यहाँ पे, मुख्यमंत्री होते तो मैं उनसे पूछता जरूर ये बात है। मुख्यमंत्री ने स्वयं लॉकडाउन के दौरान ये बात मीडिया के सामने कही कि रजिस्ट्रियों को लेकर के बहुत बड़ा घपला हो रहा है, रजिस्ट्रियों में घोटाला है, इसलिए पूरे प्रदेश की रजिस्ट्री हम 1 हफ्ते के लिए बंद करके कोई ऐसा नया फार्मूला ढूंढ करके लेकर के आएंगे जिसकी वजह से आने वाले समय में रजिस्ट्रियों में किसी प्रकार का कोई लेन देन ना हो। जब सभी मुख्यमंत्री ये बात स्वीकार करते हैं कि रजिस्ट्रियों के अंदर गड़बड़ हुई है, तो फिर मिनिस्टर कैसे कह सकता है इस बात को? वो कैसे सफाई दे सकता है इस बात पे कि इस पे कोई गड़बड़ नहीं हुई है? अगर गड़बड़ नहीं हुई है तो फिर ये बात आंसर में क्यों लिखी गई है? इसकी क्या जरूरत थी लिखने की? खुद अपने आंसर के अंदर ही सब फंस करके खड़े हो रहे हैं, सब मान भी रहे हैं कि हाँ ये सब चीज़ें हुई है। अब अगली बात और सुन लें आप। अकेला जो गुड़गांव है उसके अंदर 1199 रजिस्ट्रियाँ हुई है इस लॉकडाउन के दौरान। इन 2 महीनों में जो पीरियड मैंने आपसे बताया, गुड़गांव के अंदर कोई भी रजिस्ट्री जो है उसके लिए धारा 7A के तहत बगैर NOC के कोई रजिस्ट्री नहीं हो सकती। ये सारी की सारी रजिस्ट्री जो है बिना NOC के हुई है। तो इसका मतलब बिना NOC के अगर आप कोई रजिस्ट्री करा रहे हो तो इसका सीधा सीधा संबंध है कि कोई बड़ा लेन देन हुआ है। आपके तो अधिकारियों ने ये बात स्वीकार करी है, सोनीपत के तहसीलदार ने, अनेक और दूसरे तहसीलदारों ने, कि भाई हमारी मजबूरी है, हम क्या करें। हमारे तो ऐसा लठ आया हुआ है कि इन रजिस्ट्रियों में अगर हम ऊपर तक पैसा नहीं पहुंचाएंगे, नहीं पैसा देंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें कहीं तब्दील कर दिया जाएगा। इस तरह की अनेक आपके अधिकारियों ने स्वयं और आपकी पार्टी के लोगों के ये बयान आए हुए हैं। अरे पानी में देना भैया। यहाँ तक भी कि आपकी पार्टी के नेताओं के सोनीपत से, गुड़गांव से, आपके करनाल से, आपके अम्बाड़ा से अनेक लोगों के बयान आए हैं कि इन रजिस्ट्रियों के अंदर बहुत बड़ा लेन देन हो रहा है। वो लेन देन उस वक्त नहीं, आज की तारीख में भी जो आपने नया सिस्टम इसमें लागू कर दिया, उसके बावजूद आज भी जब इसके तहसीलदार के पास आपकी रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट जाते हैं, वो पेंसिल से उसके ऊपर अपना एक निशान लगा लेता है। जब तक उसको पैसा नहीं मिल जाता उसका, उस निशान को हटाता नहीं, उस रजिस्ट्री को कोई करता नहीं। और जब वो उससे पेन से उसको हटा देता है रबड़ से, तो उसकी रजिस्ट्री होती है। कोई सप्लीमेंट्री पूछो कि क्या इसके ऊपर ये सप्लीमेंट्री हो रही है क्या? तो नहीं, पूछो तो सही, ये तो बता रहा हूँ मैं। पूछना क्या चाहते हो? नहीं भाई, पानी तो लिया तब तक, इनको कुछ पूछना पानी क्या तो पिला चाहते देंगे। हो? ये स्पीच वाली बात नहीं है। आप पूछो कि
मतलब बताओ, कमाल होगी। सुप्लीमेंट्री पानी भी कौन भाई, बना? पानी पिला दो जरा, ला दो, अंदर ला दो, पानी पिला दो। ना ना, ये बिना आदेश के बिना कुछ नहीं करने देते यहाँ अंदर। नहीं, हाउस के अंदर अलाउड नहीं है, आपको पता नहीं है। आपके पास किस लिए रखा होता है फिर? कहाँ रखा हुआ है? बहुत दफा होता है। हाँ जी, हाँ होगा जरूर। नहीं, तो मैं क्या से चेक ये चीजें? ये उठा दे भाई। अरे मत उठवाओ इसको, कोई मेरे को कौन नहीं सा मेरा कोई कब रख गया हूँ। इसको यहाँ नहीं रखना। फिर रखना आप रखना तो सारी जगह, सारी सीटों के ऊपर रख दो। नहीं नहीं, मैं पता नहीं, हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जिनको पानी की जरूरत पड़ती रहती है, क्यों उठवा रहे हो आप? औरों के लिए प्रबंध करो। नहीं 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 नहीं, जो सर इसके इलावा आज भी जो रजिस्ट्रियां हैं उनके अंदर इसी तरह से पैसे लिए जा रहे हैं, और बहुत से लोगों की रजिस्ट्री आज इसलिए भी रोकी जा रही है जो पैसे नहीं देते, उनकी रजिस्ट्रियों को रोक दिया जाता है। रोकने का तरीका भी आजकल एक नया निकाल लिया। मैं अगर कोई रजिस्ट्री कराने जाऊंगा तो उस अधिकारी को बाकायदा हिदायत दी जाती है कि इस रजिस्ट्री को आप नहीं करोगे। इस रजिस्ट्री में जब तक मेरी तरफ से, तुम्हारा मंत्री कहता है ये बात है कि जब तक मेरी तरफ से आदेश नहीं आएगा आपको, तब तक तहसीलदार इस रजिस्ट्री को नहीं करेगा। लोगों ने टोकन ले लिए, ये आपके पंचकुला की बात है। लोगों ने टोकन ले लिए रजिस्ट्री के लिए, और रजिस्ट्रार के ऑफिस में गए, जाकर के उन्होंने कहा टोकन ले रखा है, तुम्हारा जो पैसा बनता है तुम ले और हमारी रजिस्ट्री करो। तहसीलदार ताले लगा करके तहसील के भाग गया। मैंने डिप्टी कमिश्नर से बात करी, डिप्टी कमिश्नर ने उस तहसीलदार को फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद वो तहसीलदार जो है अपने ऑफिस में नहीं गया। उसके बाद नीचे डिप्टी कमिश्नर से सरकार ने ऊपर FCR के पास मंगवाया कि क्या रीज़न है उस एरिया की रजिस्ट्रियाँ आज किस लिए बंद कर दी गई। DC ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट भेजी है, और रिपोर्ट के अंदर लिखा है आपका FCR यहाँ पे है नहीं, आप उनसे भी बुला करके बात पूछ सकते हो। उसने लिख करके भेजा है कि इन रजिस्ट्रियों को आप रोक नहीं सकते, और इन रजिस्ट्रियों को रोकने का मतलब आप सरकार के काम के अंदर दखल, अपनी फजूल की जो दखल अंदाजी है वो कर रहे हो। उसके बाद कल की फिर, आज की फिर घटना है। आज सुबह वो व्यक्ति जिन्होंने वहाँ ज़मीन ली है, उन्होंने जाकर के फिर तहसीलदार से कहा कि अब तो डिप्टी कमिश्नर का आदेश आ गया तेरे पास, अब क्या दिक्कत है तुझे रजिस्ट्री करने में। बावजूद उसके तहसीलदार वहाँ से खड़ा होकर के चला गया और वो रजिस्ट्री नहीं करी। इससे ज़्यादा बड़ी और दखल अंदाजी क्या होगी? इससे ज़्यादा बड़ा और क्या घोटाला और घपला करोगे? कोई भी रजिस्ट्री ऐसी नहीं है। मैं आपको इतने लोगों के एफिडेविट दे सकता हूँ ला करके, जो कहते हैं हमारे से 20,000 रजिस्ट्री का मांगा जाता है, 50 मांगा जाता है, लाख मांगा जाता है। आपके अपने अधिकारी इस बात को स्वीकार करते हैं, और फिर यहाँ बैठ करके सफाई देते हो और बताते हो कि कोई घपला नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ। सारा हरियाणा खुड़ के खा गए, आपकी आंखें अब तक बंद है। आप इन मामलों में कोई ना कोई संज्ञान लो, और इस सारे मामले की जांच आपके माध्यम से, मुख्यमंत्री है नहीं, उसको कहना चाहता हूँ कि वो इसकी CBI से जांच कराए, ताकि पता लगे कि किस तरह से अवैध रजिस्ट्रियाँ हो रही है, और जिनकी जायज़ रजिस्ट्रियाँ उनको रोका जा रहा है। वो रजिस्ट्री जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, कल हाई कोर्ट से ऑर्डर आएगा, रजिस्ट्री करनी पड़ेगी सरकार को। उस समय देखेंगे कि वो क्या करते हैं, उनके पल्ले फिर क्या बच जाता है। उन जमीनों के ऊपर खुद अवैध कॉलोनियाँ काटते हैं, और लोगों को ये कहते हैं कि अवैध कॉलोनियाँ काट करके ये लोग यहाँ अपनी कोई प्रॉपर्टी खड़ा करना चाहते हैं। कोई आदमी किसी की ज़मीन खरीदता है, अगर कोई अवैध कॉलोनी काटेगा, कल को कोई उसके ऊपर कोई मकान बनाएगा, तो फिर सरकार का काम है, आपके उस डिपार्टमेंट का हुड्डा का काम है जाकर के उसको रोक के। हुड्डा वाले पहले चक्कर काटते फिर हैं, हद होगी। उस जमीन के ऊपर अब से पहले जहाँ एक ईंट नहीं लगी, कोई सड़क नहीं बनी उसके अंदर, अभी से हुड्डा के लोग जाते हैं। जब उनसे पूछते हो तुम यहाँ अकेले क्या लेने के आए हो, कि हमारे ऊपर से बहुत प्रेशर है। वो ऊपर वाला प्रेशर कौन सा है, इस बात का पता तो लगे। कल मैं उस जमीन की रजिस्ट्री कराऊंगा, देखूंगा कैसे कोई रोक लेगा। ये कोई तरीका थोड़ा ही है। कितनी बड़ी लूट प्रदेश में हो रही है, और आप ये कह रहे हो कि बस आप सप्लीमेंट्री अपना पूछो। इससे बड़ा सप्लीमेंट्री हो सकता है कोई? मैं पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री चला गया खड़े होकर, मुख्यमंत्री को पता था कि मैं ये सारी बातें आज करूंगा, और मुख्यमंत्री को मेरी इस बात का जवाब देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से खड़े होकर के चले गए। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से चाहूँगा और होम मिनिस्टर से भी चाहूँगा कि इसकी जांच होनी चाहिए, CBI से जांच करानी चाहिए आपको। इस तरह से तो ये लुटेरे जो हैं सारा प्रदेश लूट करके खा जाएंगे। चलिए किरण जी।
अध्यक्ष जी, ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मैंने भी लगाया था। शॉर्ट में करें, टू द पॉइंट करें तो ज़्यादा। टू द पॉइंट ही बोलती हूँ जी, ज़्यादा मैं नहीं बोलती। मैंने जवाब देखा मंत्री जी का, उसमें लिख रहे हैं कि देयर इज नो ट्रूथ इन द फैक्ट दैट डीड्स रजिस्टर्ड इन द 32 सिटीज ऑफ द स्टेट आर इलीगल। अब एक तरफ मान रहे हैं कि इतना बड़ा रजिस्ट्री घोटाला हुआ है, एनओसी के बिना जो है रजिस्ट्रियां करी गई हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट इलीगल, खाली प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7A हैज़ बिन ओवरलुक्ड। सो सेक्शन 7A का मतलब ये है कि दैट इज़ पार्ट ऑफ लॉ। हाउ इफ दैट इज़ बीइंग ओवरलुक्ड, तो इलीगल है या नहीं है? पहली बात तो ये जो इसमें लिखा हुआ है, आप ही का इन्हीं का लिखा हुआ जवाब आया, उसका मैं बात कर रही हूँ। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि ये सारे के सारी बात अभी अभय चौटाला जी ने सारी बात जो कही, उससे आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि आज के दिन भी 1 एकड़ का जो प्लॉट है उसको जो अपलोड करना था, जो सिस्टम में आपने डालना था, वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। यहाँ बहुत फैनफेयर के साथ ये बात कही गई थी कि जो है तुरंत जो है कार्रवाई होगी। आज तक, क्योंकि ये मुझे इसलिए मालूम है, मेरे पास कल ही किसी का फ़ोन आया कि बहन जी हमारा ये प्रॉब्लम आ रही है, आप बात करिए। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को आपने कह दिया है करने के लिए, रेवाड़ी के अंदर सारी की सारी जिनकी पूरे के पूरा वो अपना पूरा मापदंड तय वो पूरा करते हैं, उसके बावजूद वहाँ नहीं हो रहा। कोई ना कोई इशारा करा जाता है तब बात बनती है। तो ये एक दुकान नई खुल गई, आपको मैं बता रही हूँ, ये सच्चाई है ये अध्यक्ष जी। तो इसके अंदर बड़ा ध्यानपूर्वक आप इसके ऊपर जो है संज्ञान लीजिए। दूसरी बात ये है कि ये जो रजिस्ट्री जो आप टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की तरफ से कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि वो लगा दिए जाती है, पेंसिल का मार्क लगा देते हैं या जो भी होता है, ये टाइम बाउंड क्यों नहीं करवाई जाती है? आप मुझे बताइए, क्यों नहीं सरकार जो है, अगर सरकार की मंशा सही है तो क्यों नहीं उसको जो है टाइम बाउंड तरीके से सारा का सारा पारदर्शिता के साथ करा जाए? खुलेआम जो है ये हालात पूरे हरियाणा के अंदर हो रहे हैं अध्यक्ष जी, और ये कॉमन आदमी के लिए बहुत ही परेशानी का सबब बन गया। और इसलिए अध्यक्ष जी हम ये कहते हैं कि ये खाली जो है ये सब रजिस्ट्रार को आपने सस्पेंड कर दिया, 6, 5, 7 जो हैं तहसीलदारों को कर दिया, ये वहाँ तक बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये खाली तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार तक ही सीमित है क्या? इसके अंदर आपको बहुत डीपली जाना पड़ेगा। इसके अंदर तब आपको मालूम चलेगा कि इसके किंग पिन कौन है। ये इस तरह से सरकार को, जब आपका रेवेन्यू लॉस तो हो ही रहा है, आप कैसे कहते हैं कि रेवेन्यू लॉस नहीं हो रहा? मैं कहती हूँ रेवेन्यू लॉस इसलिए हो रहा है जब आप देरी कर रहे हो। सरकार के कॉफर्स के अंदर वैसे ही कोविड के कारण जो है 100 आपके खर्चे और हैं, और आप उसको डिले करते जा रहे हो, स्टैगर आउट कर रहे हो। जो भी मंशा है, जिसकी भी जो भी है, जिस तरह से भी कर रहा है लोअर निचले स्तर के ऊपर, तो ये सरकार को रेवेन्यू का लॉस तो हो ही रहा है, हर महीने हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है? तो ये सारी की सारी बातें अध्यक्ष जी, ये इसका जो है ये बहुत ही गंभीर मामला है, सारा हरियाणा देख रहा है और आम जनता जो है वो इससे त्रस्त है। क्योंकि जब एक तरफ कहा जाता है जीरो टॉलरेंस, पारदर्शिता, और दूसरी तरफ जो है लोग खुलेआम आके ये बोलते हैं कि हम पैसे दे रहे हैं तब भी नहीं हो रहा, पैसे दे रहे हैं तब भी नहीं हो रहा, फोन कर दीजिए हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो अध्यक्ष जी कहीं ना कहीं जो है बात कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है। उसके ऊपर जो है आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहूँगी इसका संज्ञान लें और इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें। वरुण चौधरी जी। कर रहे हैं नहीं कर रहे वो बताएं हमारे को मंत्री जी। दूसरा जो है अभी तक जो ये 1 एकड़ से जो ज़्यादा जमीन, कम ज़मीन है, उसको जो है अभी तक अपलोड कैसे नहीं करा गया सिस्टम के अंदर? वो अगर नहीं होगा तो किस तरह से फिर आगे कार्रवाई बनेगी? सारा का सारा आप देख लीजिए रेवाड़ी के अंदर क्या हालात हो रहे हैं। कल ही मैंने वहाँ पे बात करी। अध्यक्ष जी, जहाँ माननीय सदस्य ने टाइम बाउंड की बात करी है, जो हमारा नया वेब हेल्थ का सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आपको किसी बाबू के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं। आज सारा डिजिटलाइज कर दिया गया है, और उसके बाद एफिशिएंसी देखिए, जो एनओसी 7A की टाउन प्लानिंग से आती थी, जिनकी बात विधायिका जी ने करी, आज हमारे पास 2000 से ज़्यादा ऑनलाइन एप्लीकेशन उन एनओसीज की आई, और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पास आज पेंडेंसी लगभग 250 के बराबर की है। प्रोसेस सिंप्लीफाई किया है। जहां आप कह रहे हैं कि रजिस्ट्रियां 7A इसलिए बनाया गया था
कि वहाँ अनप्लान्ड डेवलपमेंट ना हो। अगर आप बोलते हैं कि इन 3 महीनों की अनप्लान्ड डेवलपमेंट की रजिस्ट्रीज के ऊपर इंक्वायरी करो, मैं तो आपको अभी बोलकर हटाऊँ इस सदन के अंदर कि हमने 17 तक सारी इंक्वायरी करी है, मगर अगर आप सहमत हैं तो हम तो 10 साल की करवा देते। गुड़गांव सबसे ज़्यादा अनप्लान्ड डेवलप हुआ तो कहीं ना कहीं पिछले 1 दशक पहले। कभी सोचा नहीं था कि डॉक्टर फैमिली से होकर भी एक आर्टिस्ट से शादी करूंगी। वैसे डॉक्टर को वाइफ बनाना भी एक आर्ट है। अरे सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। अंडरवेट रहोगे तो रोगों से कैसे लड़ोगे, क्योंकि दमदार इम्यूनिटी के लिए जरूरी है सही वजन भी, जो देता है एंड्योरा मास। गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट। भगवान कहते हैं साथ में जो ऐड करते हैं जो चीज, तथा जिस सनातन अव्यक्त को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे वापस नहीं आते। क्या कोई ऐसी जगह है चेतना के विकास की जिसे हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कह सकें? परमात्मा से जब जीव जुड़ता है तो परम विश्रांति पा लेता है, और जब परम विश्रांति मिल गई, पूर्ण तृप्ति मिल गई, फिर जीव आएगा ही क्यों? तो वही है नो रिटर्न पॉइंट। देश प्रदेश, खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। कभी सोचा नहीं था कि डॉक्टर फैमिली से होकर भी एक आर्टिस्ट से शादी करूंगी। वैसे डॉक्टर को वाइफ बनाना भी एक आर्ट है। अरे सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। और अंडरवेट रहोगे तो रोगों से कैसे लड़ोगे, एंड्योरा मास। गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट। पहले दिन की कार्यवाही के दौरान ही सदन में दी गई दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि। 2 दिन तक चलेगा सत्र। हुड्डा बोले 3 दिन का होना चाहिए था सेशन। लव जिहाद के मामलों पर हरियाणा सरकार का बहुत बड़ा फैसला। गृह मंत्री का डीजीपी को निर्देश, अब तक के मामलों का तैयार करे डेटा। कहा कानून बनाना अब बहुत जरूरी। रेवाड़ी लव जिहाद का आरोपी राहुल खान गुजरात के सूरत से गिरफ्तार। नहीं मिली लापता लड़की, 10 अक्टूबर को लेकर हुआ था फरार। पुलिस कर रही पूछताछ। सोनीपत के बाद पानीपत में भी जहरीली शराब का कहर, 5 लोगों की गई जान। हुड्डा बोले प्रदेश में काम कर रहा शराब माफिया, कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। जहरीली शराब के मामले में सोनीपत डीएसपी का बेतुका बयान। बड़ौदा उपचुनाव में व्यस्त होने का दिया हवाला। शराबी बोला परचून की दुकान में भी मिलती है शराब। 3 दिन में 27 लोगों की हो चुकी है मौत। कृषि कानूनों के विरोध में प्रदेश भर में किसानों का जोरदार प्रदर्शन। जगह जगह सड़क जाम कर बैठे किसान। 4 बजे तक चलेगा प्रदर्शन, कानून को बता रहे किसान विरोधी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। एक बार फिर से आपको ले चलते विधानसभा, जहां पर सत्र की कार्यवाही जारी है। आपको
आपको बता रही हूँ कि वहाँ पे हो ही नहीं रही, सिफारिश फोन कर रहे हैं तब जाके वो करके दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं तो विधायिका जी को ये बताना चाहता हूँ कि हमने केवल मात्र गुड़गांव और 8 सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार तक सीमित इस इंक्वायरी को नहीं रखा। हमने पूरे प्रदेश के तमाम कमिश्नर्स को ये आदेश दिए हैं और उसकी रिपोर्ट जैसे ही पूरे प्रदेश की आएगी, कोई भी सब रजिस्ट्रार या जॉइंट रजिस्ट्रार जिसने गलत रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया है, उसको अंडर द एक्ट हम चार्जशीट भी करेंगे, एफआईआर भी कराएंगे और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम करेंगे। मगर आपको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि 10 साल आपके के अंदर जो काम गुड़गांव के अंदर हुआ, जिसको आप नहीं रोक पाए, हमारी सरकार ने 6 महीने के अंदर इतनी बड़ी कार्रवाई उसके ऊपर करने का काम किया। वरुण जी। स्पीकर सर। किरण जी हो गया बस। अब किरण जी प्लीज, किरण जी, किरण जी, किरण जी प्लीज, वरुण जी बोलिए। चल आदरणीय, अब यही आदरणीय स्पीकर सर, सप्लीमेंट्री तो 1 या 2 उस लाइन में होती है, पर ये इतना बहस नहीं होनी। आदरणीय, 1 मिनट बैठे वाले वो बोल रहे हैं वरुण जी। आदरणीय स्पीकर सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का चित्र इस हॉल में लगाया है, मैं आपका आभारी हूं। और वो तो पहले लगा, गांधी जी का भी लगा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सभी उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे। अभी स्पीकर सर जैसे चर्चा हो रही है, अवैध कॉलोनियों की बाढ़ आई हुई है सर हरियाणा में, भूमाफिया के अच्छे दिन आए हुए हैं। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय कह रहे थे कि कोई नुकसान नहीं हुआ सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या सिर्फ स्टैंप ड्यूटी का ही नुकसान होता है? क्या नुकसान सिर्फ स्टैंप ड्यूटी का होता है? एक अवैध कॉलोनी को जब सरकार वहां जाके सड़कें बनाती है, वहां बिजली पहुंचाती है, वहां पानी पहुंचाती है, बहुत खर्चा होता है सर, वो भी राजस्व का नुकसान ही है। आज सवाल ये है सर कि ये जो सेक्शन 7A है हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज एक्ट का, भी इसके अंदर संशोधन हुआ ही क्यों? ये रास्ता बनाया गया भूमाफिया के लिए कि जहां पहले 1 हेक्टेयर भूमि के लिए एनओसी लेनी पड़ती थी, उसे घटाकर 2 कनाल किया गया। और आपके सामने है कि अब उसकी भी एनओसी नहीं मिली। इंक्वायरी रिपोर्ट की माननीय उप मुख्यमंत्री जी के जवाब में है कि उन्होंने इंक्वायरी मांग ली, 6 हफ्ते का समय दिया। स्पीकर सर 7 हफ्ते हो चुके हैं, वो इंक्वायरी कहाँ है, उसकी रिपोर्ट कहाँ है, वो ये बेहतर बताएंगे। और आगे क्या किया गया है जिससे इन अवैध कॉलोनियों का जो ये मशरूमिंग हरियाणा में हो रही है ये बंद हो सके, ये मेरा प्रश्न है। धन्यवाद। बिशन लाल सैनी। माननीय अध्यक्ष जी, बिशन लाल सैनी, बिशन लाल जी। चलो आप भी पूछ लो। स्पीकर सर, भाई जो इस लिस्ट के अंदर जिन्होंने दिया हुआ है, आपका आएगा तो नंबर आपका ही बोल दूंगा मैं। 5 लोगों को बोलना है। स्पीकर सर, 5 ये लोगों जो को भी बोलना। हाँ जी। रजिस्ट्री को डाला हुआ है, ये कोई 2-4 शहरों तक सीमित नहीं है, ये पूरे हरियाणा प्रदेश की हर एक तहसील में, हर एक सब तहसील में है। अभी मंत्री जी कह रहे थे कि वे सरकार को अप्रिशिएट करना चाहिए, भी उन्होंने अच्छे कदम उठाए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि पहला तो ऐसा था कि 8-10 हज़ार में काम चल जाता, और अब क्या है, पेटी का पता लगा, आधी पेटी चाहिए, 1 पेटी चाहिए। तहसीलदार यहाँ तक कहते हैं कि 1 पेटी लग जाएगी, आधी पेटी लग जाएगी। ये पेटी का नाम भी अभी पता लग गया, ये 1 पेटी भी होती है कोई रुपयों की। तो इसलिए मैं आपको माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि ठीक है, आप कार्रवाई कर रहे हैं, सरकार पहले मान भी लेती है कि गलत हुआ है, घोटाला हुआ है, जैसे धान घोटाले में भी मान लिया था। और मुख्यमंत्री जी यहाँ बयान दे गए थे आपके सामने कि भाई छोटा सा घोटाला था, उसके बारे में क्या कार्रवाई करनी। घोटाले छोटे नहीं, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, कार्रवाई होनी चाहिए। अब एसडीएम का नाम आ रहा खनन के अंदर, कोई मान तो नहीं रहा कि वो भी करवा सकता है, वही करा रहा है। छोटा अधिकारी, छोटा ड्राइवर और उसका दूसरा गनमैन वगैरह तभी करेंगे जब ऊपर से उसको इशारा होगा
और यहाँ जो है रजिस्ट्रियों के अंदर तो यहाँ तक की बात हो रही है कि अगर माँ ने अपने बेटे के नाम ट्रांसफ़र डीड करानी है और बाप ने बेटे का नाम करानी है तो उसमें भी पैसे मांग रहे हैं, वही उससे पेंसिल से लिख देते हैं। जब तक पैसे नहीं पहुंचते तब तक ये काम होते ही नहीं। तो मैं मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि इसको बड़े लार्ज स्केल पर समझने की ज़रूरत है और कार्रवाई की ज़रूरत है। 5 साथियों के खिलाफ कार्रवाई कर दोगे तो अपना आप माहौल ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। आफ्ताब जी, आफ्ताब अहमद जी, एक साहब बोलेंगे। हाँ जी, देखो जी, आफ्ताब जी ने नहीं बोलना? मैं नहीं, अच्छा, मैं बोल देता हूँ। मलिक साहब, जुगवीर मलिक जी। अध्यक्ष महोदय, ये मामला बड़ा गंभीर है। इतना रजिस्ट्री कराने में लगता है ना, उससे ज़्यादा कम। आप इसमें देखोगे, माइक थोड़ा सा नजदीक करके ना, आप इसमें देखोगे ये पहले लॉकडाउन की रजिस्ट्रियों की इंक्वायरी हुई, उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा नहीं हम 3 साल की कराएंगे। वो लॉकडाउन में किस पर दोष डालना चाहते थे और इन्होंने क्या पासा पलटा। कुछ तो बात है जो पर्दादारी है, पहले खट्टर साहब तो अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर की होशियारी है, कुछ ना कुछ तो इसमें है घपला। अब इसमें बाकायदा ये आया हुआ है, इस खेल में हमारे भी विधायकों के भी सांसदों के भी बाकायदा प्रिंट मीडिया में ना आए हुए नाम नहीं आए, लेकिन ये आया हुआ है ये खेल छोटा नहीं है और इन पे पैसे बंटने पर ऐसा है मलिक साहब, अखबारों के माध्यम से, अखबारों की खबरों के आधार पर यहाँ कार्रवाई करें। हाउस के अंदर चर्चा अपने तौर पर करिए, अखबार पढ़ करके क्या कर रहे हो? इसमें अखबार के अंदर तो छोड़ो, इसमें पटवारी से लेकर कानू को, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, SDM, DTP और DC, इन सब का मिली भगत के बगैर ये काम हो नहीं सकता। और अपने चीफ सेक्रेटरी साहब जो उस टाइम थे ACS रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, इन्हें DC साहब को इंक्वायरी दे दी। क्या DC साहब, जितने DC हैं डिस्ट्रिक्ट के, क्या वो ऑनेस्टली इंक्वायरी कर सकेंगे? जब नीचे उनके ऑफिशियल DC तक का नाम है उसमें, तो ये इंक्वायरी एक फॉल्स और लोगों को बहकाने के लिए है। और इसमें जो और बात आई है, इसमें खुद CM साहब ने भी करनाल में छापा मारा, उन्हें तहसीलदार को सस्पेंड किया। और ये सारा अवैध कॉलोनियाँ, सोनीपत के अंदर इतनी अवैध कॉलोनियाँ ये सारी, और इनमें सॉफ्टवेयर में भी बदलाव करके इनका डिग्री वो बदल के ये रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल ये करके इतनी रजिस्ट्रियाँ हुई है। ये बहुत बड़ा घपला है, कई हज़ार करोड़ का मामला है। और गोहाना में नाजायज़ कॉलोनी में रजिस्ट्री हुई, सोनीपत में नाजायज़ कॉलोनी में रजिस्ट्री हुई। क्या सरकार इसकी इंक्वायरी CBI से कराएगी या हाउस की कोई कमेटी बना गए, क्या उससे इंक्वायरी कराएगी? मेरा ये सवाल है, ये बता दे CBI से कराएगी, नहीं कराएगी, या हाउस की कमेटी बना गए इससे इंक्वायरी कराएगी? यदि सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो CBI से इंक्वायरी करानी चाहिए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, 3 सदस्यों ने अलग अलग बात रखी और तीनों ने एक अर्बनाइज्ड एरिया जो डेवलप हो रहा है उसको रोकने के लिए बात करी, जो कि कंट्री टाउन प्लानिंग निरंतर मॉनिटर भी कर रहा है। और अब हरसेक की सैटेलाइट के माध्यम से एक एक कॉलोनी को डे टू डे मॉनिटर किया जा रहा है। कई सदस्यों के इसके ऊपर अलग अलग विचार थे। जहाँ इस पंचकुला क्षेत्र की बात है, हमने उसको जीरकपुर के बराबर आज रजिस्ट्रेशन रेट पर लाने का काम किया। जहाँ बात मलिक साहब ने करी, हमने सख्ती से इसके ऊपर कार्रवाई करी और केवल मात्र गुड़गांव के 8-9 सब रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार तक इसको सीमित हम नहीं कर। हम पिछले 3 वर्षों में कितने हरियाणा प्रदेश में इस तरह के 7A के बिना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाने का काम किया गया है। 1200 गज से लेकर ऊपर की ज़मीन के ऊपर नहीं, उससे कम ज़मीन में उसको हम मॉनिटर करने का काम भी कर रहे हैं और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। जहाँ तक हमारे जॉइंट रजिस्ट्रार्स और सब रजिस्ट्रार्स के ऊपर एक्शन की बात, मलिक साहब, जो
बंसीलाल तहसीलदार था, उसके ऊपर FIR 272 सोना सिटी में हुई है। हरिकिशन के ऊपर 242 बादशाहपुर में, दलबीर के ऊपर 272 सोना सिटी में, जयप्रकाश के ऊपर 224 गुड़गांव सेक्टर 56 में, देशराज के ऊपर 31/7 को 1154 शिवाजी नगर के अंदर, और ओम प्रकाश जो रिटायर हो चुका है उसके ऊपर 314 नंबर सेक्टर 10 में हमने रजिस्टर करवा दी। और इस सब के ऊपर हम आगे जैसे जैसे इनकी रिपोर्ट्स आएगी डिपार्टमेंटली भी और पुलिस के माध्यम से भी, जिस एक्ट में जो मैक्सिमम कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करने का काम करेंगे। मैं आपको इतना बता सकता हूं, क्योंकि 7A एक बहुत छोटे एरिया के लिए यूटिलाइज हो रहा था, जो आपका सवाल है। पहले ये 2 हेक्टेयर था, उसको कम करके 2 कनाल कर दिया गया था, और अब उसको 1 एकड़ पर हम लेकर गए हैं, क्योंकि छोटे फार्म हाउस हमारी सरकार ने परमिट कर दिए। आप भी अगर अर्बनाइज्ड एरिया के बीच में आधा एकड़ या 1 एकड़ से ऊपर, क्योंकि कंट्री टाउन प्लानिंग का विषय है, अगर बत्रा जी प्लीज, नहीं बैठ, ऐसे नहीं बीच में खड़े होकर कभी भी। जब नोटिफिकेशन आएगी उसकी भी कॉपी मैं आपको दे दूंगा। ऐसा नहीं है कि आप जब मर्जी खड़े हो जाएं और जब मर्जी बीच में बोलने लग जाएंगे, ये नहीं होता। जरा आपको तो पता है, आप इतने सीनियर मेंबर हैं। हाँ जी, क्या सदन की मर्यादा है, इसके बारे में आपको तो जानकारी होनी चाहिए। नहीं, कभी भी खड़े हो जाते हैं बीच में। अध्यक्ष जी, मैं तो इतना तमाम सदस्यों को जवाब दे रहे, हमारी सरकार ने पुलिस के माध्यम से केस भी रजिस्टर कर दिए हैं, और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई उन अधिकारियों के विरुद्ध हम करेंगे। और मैं अध्यक्ष जी, क्योंकि एक फैक्चुअल फिगर इस हाउस में रखा गया था, एक स्पेसिफिक पंचकुला की रजिस्ट्री के ऊपर एक पत्र हमारे तहसीलदार को प्राप्त हुआ है 22/10/2020 का, DTP का, और उसने रेवेन्यू रिकॉर्ड मांगा है, जो माननीय सदस्य ने पंचकुला की प्रॉपर्टी बताई है। उसके ऊपर टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड, एक गांव है हरिपुर छोपर, तहसील कालका का, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड मांगा है। डिपार्टमेंट द्वारा रेवेन्यू रिकॉर्ड दे भी दिया गया। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने पुलिस को कार्रवाई के लिए कहा गया है, इसी कारण उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रुकी। बोल सकता हूँ? नहीं, अब ये हो गया इसके ऊपर। ये अभी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 12, 5 से ज़्यादा नहीं हो, 5 हो गया। 5, इसमें तो 12 लिखे हुए हैं, 5 लोगों ने बोला। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री अभय सिंह चौटाला विधायक द्वारा राज्य में अप्रैल से जून तक 46% बढ़ी हुई शिशु मृत्यु दर के संबंध में ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 12 प्राप्त हुई है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। अब श्री अभय सिंह चौटाला विधायक अपनी सूचना पढ़ें। स्पीकर महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अति लोकहित के विषय में दिलाना चाहता हूं। लॉकडाउन के समय में पिछले वर्ष की तुलना अप्रैल से जून में शिशु मृत्यु दर जो है वो 46% की वृद्धि हुई है, जो कि गंभीर मामला है। इसका एक कारण यह भी बताया गया है कि मिसकम्युनिकेशन की वजह से मार्च के अंत तक सभी सरकारी अस्पतालों की OPD बंद कर दी गई थी। क्या सरकार इस बारे कोई ध्यान नहीं दिया गया कि शिशु एवं ममता को प्रजनन के समय स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता नहीं रह गई, या इसके कोई और कारण है? सरकार द्वारा इस बारे में कोई विशेष इंतजाम नहीं किए गए जिससे शिशु मृत्यु दर को रोका जा सके। यह एक बहुत चिंता का विषय है। जनता में सरकार के प्रति गहरा रोष व आक्रोश व्याप्त है। अतः सरकार इस सदन में अपना व्यक्तित्व दे। मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, द ट्रिब्यून और द हिंदू समाचार पत्रों ने 4 अगस्त 2020 को हेल्थ सर्विसेज रिस्ट्रिक्टेड हरियाणा इन्फेंट डेथ राइज 61% इन लॉकडाउन एक खबर छापी थी।
जो कि सरासर गलत थी। हमने अखबार के साथ जब ये मामला उठाया तो उसी अखबारों ने उसका रिग्रेट छापा। ये ट्रिब्यून का क्लैरिफिकेशन है कि ऐसा गलती से छप गया और हम रिग्रेट करते हैं, और ये हिंदुस्तान टाइम का क्लैरिफिकेशन है। दोनों अखबारों ने इसको इन्फेंट डेथ डिक्लाइन 4.6% इन हरियाणा। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी उसको छापा सर कि ये खबर किसी तरह से गलती से छप गई। वास्तविकता तो सर ये है कि जो नियोनेटाल मोर्टेलिटी रेट है, NMR है, वो 2013-14 में 26 था, जो अब घटकर 22 हो चुका है, यानी 15.38% का डिक्लाइन हो चुका है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी, IMR में भी पहले 41 था 2013-14 में जब हमारी सरकार आई थी, जो अब 30 हो चुका है, यानी 26.8% का डिक्लाइन है सर ये खबर गलती से छप गई किसी तरह से, और उस खबर को ही आधार बनाकर अभय सिंह चौटाला ने कंसर्न उनका ठीक था कि अगर अखबार में छपा है कि 40% इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ गया है तो वाकई चिंता की बात थी। हमें भी चिंता हुई जब ये हुआ, लेकिन जब हमने अखबार में इसके बारे में हमने क्लैरिफिकेशन दी और अपने विभाग के आंकड़े बताए तो वो भी हमारी बात से सहमत हो गए, और उन्होंने इसकी दोनों खबरों का रिग्रेट अपने उसी समाचार पत्र में छापा। स्पीकर सर, मंत्री जी ने जो इस पे आंसर किया है कि अखबार की गलती की वजह से, इस किस्म की खबर छपने की वजह से मैंने इसको 46% कम करके एक कॉलिंग आपके पास लगाई। मैं आपका ध्यान थोड़ा सा और अलग विषय पे भी इस पे दिलवाना चाहूँगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर जो बच्चा संसार में आ रहा है और वो आने से पहले परमात्मा को प्यारा हो जाए, तो फिर इसके लिए मान के चलो कि जिस स्टेट में वो पैदा होगा उस स्टेट की गवर्नमेंट की ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी है। वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट है, उसमें हरियाणा प्रदेश में गर्भवती महिलाओं की मृत्यु जो है 5वें स्थान पे है, और प्रदेश में 37 महिलाओं की मृत्यु गर्भवती अवस्था के दौरान हुई तथा गर्भपात के दौरान 30 महिलाओं की मृत्यु का आंकड़ा भी आपने बताया जो आया हुआ आपका लिख करके। RTI के तहत स्वास्थ्य विभाग से जब जानकारी ली गई तो जन्म और मृत्यु के पंजीकरण विंग से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु जो है वो रोहतक में हुई, जहाँ हमारा मेडिकल कॉलेज भी है, जिसको हमने PG बना रखा है। वहाँ पे 377 बच्चे मरे। उसके बाद नूह के अंदर जहाँ मेडिकल कॉलेज है वहाँ 97 बच्चों की डेथ हुई। ये आपके डिपार्टमेंट की तरफ से दिया हुआ है, ना कि कोई अखबार की खबर है। उसके बाद फरीदाबाद, जहाँ बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ सरकार के अपने बहुत बड़े हॉस्पिटल बने, वहाँ 79 में। हिसार के अंदर जहाँ अग्रवाल मेडिकल कॉलेज भी है, उसके अलहदा बहुत सारे आपका जो सरकारी हॉस्पिटल वो भी है, वहाँ पे 76। करनाल में जहाँ आपका मेडिकल कॉलेज भी है वहाँ पे 64 हुई। अन्य जिलों के आंकड़े जो है वो मेरे पास नहीं आए, लेकिन उनमें भी ये रेशो है जो इससे कम नहीं होगा। कोरोना की महामारी के दौरान जहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जितनी भी आपकी OPD थी पूरे प्रदेश भर के अंदर, उस कोरोना के दौरान सारी OPD बंद थी। यहाँ तक कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे
जब पहला लॉकडाउन था, उस पहले लॉकडाउन में तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल भी किसी शहर का खुला हुआ नहीं था। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि उस दौरान मुझे किसी डॉक्टर से जानकारी हासिल करनी थी और मैंने डॉक्टर को जब फ़ोन किया तो उसने आगे से मेरे को ये बताया कि जी अब तो केवल जो कोविड के हॉस्पिटल्स हैं वही हॉस्पिटल खुल सकते हैं, बाकी कोई भी हॉस्पिटल जो है आज की डेट में खुला नहीं है। जो हमें सरकार की तरफ से 2 घंटे का कोई समय दिया गया है, 3 घंटे का जो समय दिया गया है, हम केवल उस दौरान जा कर के अपने हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। ये एक डेंटिस्ट डॉक्टर को मैंने खुद ने अपने दांत के लिए उसके पास जाना था, जब उससे पूछा तब उसने मुझे ये जानकारी दी। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा था कि इस दौरान जो ओपीडी आपकी बंद रही, उसकी वजह से जो बच्चे उन दिनों में पैदा हुए थे उसको लेकर के बहुत सारी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा। यहाँ तक हमारे नवाड़ी के अंदर आपने एक 100 बेड का हॉस्पिटल बना रखा, जिसको लेकर के हम बहुत दफ़ा चर्चा हुई है पहले भी। उस 100 बेड के हॉस्पिटल के अंदर कोई भी लेडी डॉक्टर नहीं है जो गायनी की हो, या कोई बच्चों का डॉक्टर नहीं है। जो बच्चा पैदा हो जाए उस बच्चे को अगर कहीं कोई हेपाटाइटिस होता है, बच्चे को और कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाए, उसके लिए वहाँ 100 बेड के हॉस्पिटल में भी देखभाल के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। उसमें भी आपने 3 डॉक्टर्स का एक पैनल बना रखा है जो प्राइवेट हॉस्पिटल के हैं, जो अपनी मर्जी से जब समय होता है तो हॉस्पिटल में आते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत डिलीवरी में क्या है कि जब एम्बुलेंस जाती है डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में, उस वक्त अगर आप उन डॉक्टर्स को कॉल करते हो तो वो डॉक्टर आपको उस पेशेंट को देखने के लिए नहीं आता। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि जितने भी आपके इस किस्म के हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कोई बच्चा जन्म लेने के लिए जाता है, उस बच्चे का जन्म ठीक से हो, उस बच्चे की मदर ठीक से रहे, उसके लिए कम से कम जो आपके बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो 100 बेड से ऊपर के हैं, उनके अंदर उन डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट आप जरूर करो, जिससे पूरे प्रदेश के अंदर हमारी माताओं को, बहनों को डिलीवरी के समय में परेशानियों का सामना न करना पड़े। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये प्रश्न जो था, जो अखबार में छपी खबर थी उसके बारे में था और उसका मैंने जवाब भी दे दिया। इनके कॉलिंग अटेंशन मोशन में ओपीडी का भी जिक्र था लॉकडाउन के दौरान। स्पीकर सर, ये जो कोरोना डिजीज़ आई, इसके बारे में पूर्व में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। तो विधानसभा सत्र की कार्यवाही लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।